आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ओरिजिन के बारे में। यह कहानी उस वक्त की है जब एक ही झटके में दुनिया के लगभग इंसान खत्म हो गए हैं। तब सिर्फ एक लड़की जिंदा बची और उसके साथ था एक बच्चा। फिर इन दोनों ने मिलकर जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत होती है और हम डिडिएक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एक मैकेनिक के साथ अभी गाड़ी ठीक कर रहा है। तभी यहाँ का रेडियो बजने लगता है। रेडियो पर खबर आ रही होती है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, पूरी दुनिया में इमरजेंसी आ चुकी है। तभी यहाँ का मैकेनिक आकर रेडियो बंद कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। अगर इतना सब कुछ होने वाला है मतलब यहाँ पर एलियन आने वाले हैं। तभी हम एल्वा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेवल करके जा रही है अपने पिता से मिलने के लिए, जिसका नाम दारा है। जैसे ही वो अपने पिता के लोकेशन पर पहुंचती है वो अपना फोन निकाल कर सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है। उसके पिता अभी एक गुफा के अंदर रह रहे हैं। जब वो गुफा के अंदर दाखिल होती है तब वो देखती है कि यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है। तभी उसके सामने उसके पिता आते हैं। एल्वा पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बताता है कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। धीरे धीरे करके यहाँ का तापमान बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ की प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए अब प्रकृति हमारे साथ गलत करेगी। एल्वा फोन को बाहर निकालती है और कहती है कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो सारी चीजें बताने लगता है कि अब तक उसने क्या सर्च किया है। बात करने के बाद एल्वा आती है शहर में। तब उसकी मुलाकात होती है डिटेक से। एल्वा डिटेक की इंग्लिश टीचर है। यहीं पर डिटेक की माँ भी है जिसका नाम है त्रिनी। एल्वा बहुत तारीफ करती है डिटेक की और बताती है कि ये एक बहुत ही बढ़िया लिसनर है, जल्दी वह अंग्रेजी सीख जाएगा। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे आकर के बुली करने लगते हैं डिटेक को। त्रिनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उन्हें भगाने लगती है, मगर भागते समय वो लड़के कह जाते हैं कि हम दोबारा वापस आएंगे डिटेक से बदला लेने के लिए। तब एल्वा आ जाती है अपने घर वापस आते ही वो देखती है कि दारा यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। उसने अपने सारे रिसर्च पेपर को बैग में रख लिया है। तब दारा कहता है कि मैं जा रहा हूँ बार्सिलोना। एल्वा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन दारा नहीं मानता और निकल जाता है यहाँ से। तब एल्वा भी आने लगती है शहर की तरफ। तभी हम डिटेक को देखते हैं जिसे उन बच्चों ने पकड़ लिया है। वो उसे उठाते हैं और लेक में फेंकने लगते हैं। एल्वा इस चीज को देख लेती है। वो अपनी गाड़ी रोकती है और दौड़ कर के जाने लगती है उन्हें रोकने के लिए, मगर वो शैतान बच्चे डिटेक को पानी में फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। तब एल्वा भी पानी में कूद जाती है ताकि वो डिटेक को बचा सके। धीरे धीरे डिटेक डूबते जा रहा है। एल्वा भी नीचे जाने लगती है। तभी एक बहुत ही तेज बिजली कड़कती है जिसे लोग रेड स्टॉर्म कहते हैं। इस बिजली के झटके पानी में भी महसूस होते हैं, मगर एल्वा और डैक पानी में बहुत नीचे हैं, इसलिए इन पर कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एल्वा डिटेक को लेकर आती है ऊपर। तब वो देखती है कि यहाँ का पूरा माहौल बदल चुका है। इस तूफान ने लगभग सारी चीजों को समाप्त कर दिया है। एल्वा होश में लाती है डिटेक को। ये लोग देखते हैं कि अभी भी बिजलियाँ कड़क रही हैं। आगे बढ़ने लगते हैं ये लोग शहर की तरफ। अंदर आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है। सारे के सारे इंसान मर चुके हैं, सारे के सारे घर भी नष्ट हो चुके हैं। डिटेक अपनी माँ को ढूंढना चाहता है। वो भागते हुए जाता है अपने घर के पास। तब वो देखता है कि उसकी माँ की लाश पड़ी है। लाश की तरफ भागता है। तब एल्वा उसे रोक लेती है क्योंकि ये घर ब्लास्ट होने वाला है। जैसे ही वो डिटेक को पीछे खींचती है पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। एल्वा जानती है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। वो डिटेक को लेकर के वापस आने लगती है गुफा में जहाँ पर उसके पिता रिसर्च किया करते थे। बहुत देर के बाद वो लोग चले आते हैं गुफा के अंदर। तब एल्वा सारी चीजों को बाहर निकालती है और कुछ कपड़े और कंबल दे देती है डिटेक को ताकि वो आराम कर सके। सुबह होते ही ये दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। अब एल्वा आती है अपने घर पर। यहाँ आते ही देखती है कि उसका घर तबाह हो चुका है। वो चली आती है फार्म हाउस में और अपना फोन निकाल कर अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन काम नहीं करता। तब वो डिटेक को कहती है कि वो रेडियो चेक करे। खुद लैपटॉप चेक करती है तो लैपटॉप भी चार्ज नहीं है। वो सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और कॉल करना शुरू कर देती है अपने पिता को, लेकिन दारा फोन नहीं उठा रहा। तब एल्वा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अब कैसे भी लोगों को ढूंढना चाहती है और पता लगाना चाहती है कि यहाँ पर और भी कोई जिंदा बचा है या नहीं। वो पूरे शहर में घूमने लगती है, उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आता। तभी डिटेक जाता है एक पुलिस वाले के गाड़ी के पास और डिक्की में से एक बंदूक निकाल लेता है। जैसे ही एल्वा इस चीज को देखती है वो उसे रोक देती है और बताती है कि अब हम बार्सिलोना जा रहे हैं, हमें कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। एल्वा की नजर पड़ती है एक स्कूटर पर। वो बैठ जाती है और स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तब डिटेक पीछे से धक्का देने लगता है। तब स्कूटर जाकर टकरा जाता है एक पत्थर से और एल्वा नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते समय एक मेटल से उसे जख्म हो जाता है, पर तब इन्हें ना चाहते हुए भी घर वापस आना पड़ता है। एल्वा अपने जख्मों को साफ करती है और फोन में रिकॉर्ड करने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने पिता की पूरी डायरी को देखती है और डायरी पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पिता बिल्कुल सच बोल रहे थे कि प्रकृति हमें कोई संदेश देना चाहती है। वो फोन में इन सारी बातों को रिकॉर्ड करती है और कहती है कि वो बहुत ही हेल्पलेस है। पहले अगर कुछ होता था तो लोग मदद के लिए आते थे, अब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला। इतना कहने
कहने के बाद वो सो जाती है। रात में डिटेक्ट आता है उसको देखने के लिए। वो देखता है कि धीरे धीरे हालत खराब हो रही है एल्बा की। वो उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एल्बा जवाब भी नहीं दे पाती। तब वो उसके जख्मों को देखता है। देखते ही उसे पता लग जाता है कि एल्बा को इन्फेक्शन हो गया है। तब एल्बा कहती है कि मुझे एंटीबायोटिक की जरूरत है। डिटेक्ट कहता है कि मैं लाने जा रहा हूँ, मगर एल्बा उसे रोक देती है। कहती है कि बाहर बहुत ही खतरा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। तब डिटेक्ट अकेले ही निकल जाता है। बाहर आने के बाद उसे भी डर लगता है। वो कभी भी अकेले रात में बाहर नहीं निकला था, लेकिन एल्बा की जान बचाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। वो हिम्मत जुटाता है और चला जाता है। सुबह सुबह वो दवाई भी लेकर आ जाता है और एल्बा को सुबह ही दवाई दे देता है। उसके जख्म पर मरहम लगाता है और बाहर आकर के अपने पुराने घर को देखता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। फिर चला जाता है गैरेज में उस डायरेक्टर को देखने के लिए जिसे ये लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एल्बा की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसका जख्म ठीक हो गया है। जैसे ही डिटेक्ट इस चीज को देखता है वो एल्बा को गले लगा लेता है। वो बहुत खुश है कि एल्बा ठीक हो गई है। तब एल्बा उसे कहती है कि क्या मेरा जख्म पूरे तरीके से ठीक हो गया? डिटेक्ट देखकर कहता है कि हाँ, लेकिन अब वहाँ पर एक स्कार है। एल्बा कहती है कि मुझे स्कार पसंद है और टैटू भी, क्योंकि ये आपके बारे में कहानी बताते हैं। रात होते ही एल्बा फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कैसे भी बार्सिलोना जाना है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह सुबह जब डिटेक्ट उठता है तब वो देखता है कि एल्बा गायब है। तभी उसकी नजर पड़ती है बेडशीट पर। वो देखता है कि बेडशीट पर खून लगा हुआ है। वो डर जाता है। उसे लगता है कि एल्बा के साथ कुछ गलत हुआ है। वो साइकिल उठा कर के चारों तरफ ढूंढने लगता है एल्बा को। तब थोड़ी देर के बाद उसे एल्बा नजर आती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब एल्बा कहती है कि हाँ, मुझे क्या हुआ है? तभी उसकी नजर पड़ती है एल्बा के थाइस पर। वो देखता है कि वहाँ पर भी खून लगा हुआ है। वो समझ नहीं पाता कि क्या है। कहता है तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे पैरों पर खून लगा हुआ है। एल्बा कहती है क्योंकि मेरे पीरियड चल रहे हैं। डिटेक्ट को ये बात समझ नहीं आती कि पीरियड क्या होता है। एल्बा सारी बात समझाती है। तब डिटेक्ट कहता है कि तुम बच्चा करने के लिए तैयार हो? एल्बा कहती है हाँ। तो डिटेक्ट कहता है क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? तब एल्बा बात घुमा देती है और पानी से मजाक करने लगती है डिटेक्ट के साथ। तब डिटेक्ट उसके छाती को छूने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बा उसे रोक कर कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग वापस चले आते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद हम डिटेक्ट को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक है। वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे ही एल्बा इन आवाजों को सुनती है वो भागते हुए आती है उसके पास और कहती है कि तुम्हें ये बंदूक कहाँ से मिला? डिटेक्ट कहता है पुलिस वालों के कार में से मिला है। वो कहती है कि इसे ले जाकर वापस रख दो। डिटेक्ट कहता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं घर का मर्द हूँ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी है। एल्बा कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, तुम्हें बंदूकों की जरूरत नहीं है। मगर डिटेक्ट नहीं मानता। वो चला जाता है अपने हाथ में बंदूक लेकर। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त बीत जाता है। एल्बा अब समझ चुकी है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इन दोनों को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। वो अपने पिता के सर्वाइवल गाइड को पढ़ती है, कैसे पौधे उगाते हैं और कैसे बाकी चीजों को संभालते हैं। यहाँ पर सबकी जानकारी है। ये लोग अब आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। एल्बा सारी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करती है और जो भी उसके साथ होता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते देखते कई सालों का वक्त बीत जाता है। हम डिटेक्ट को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है और वो भी बहुत अट्रैक्टिव। जब भी एल्बा उसे देखती है उसे आकर्षण महसूस होता, लेकिन वो इस फीलिंग को डिनाई करती है। वो कभी अपने मन में नहीं आने देती कि वो आकर्षित हो रही है डिटेक्ट की तरफ। डिटेक्ट भी एल्बा से आकर्षित होता है, लेकिन उसे इसका मतलब ही नहीं पता। एक दिन एल्बा नीचे होती है और डिटेक्ट छत पर होता है। वो अपने दूरबीन से अगल बगल में देख रहा होता है। तभी एल्बा कपड़े बदलने लगती है और डिटेक्ट ये सारी चीजें देख लेता है। एल्बा का शरीर उसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन डिटेक्ट को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है और उसे क्या करना चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। एल्बा जब भी कुछ करती है तो वो मदद मांगती है डिटेक्ट से। जब ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं तब डिटेक्ट को बहुत सारी चीजें महसूस होती है, लेकिन वो इसका मतलब ही नहीं जानता। एक दिन जब ये दोनों पास होते हैं तभी डिटेक्ट किस कर लेता है एल्बा को और यहाँ से भाग जाता है। एल्बा मुस्कुराती है। रात होते होते यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान चला आता है। इनका पूरा गार्डन बर्बाद हो चुका है। एल्बा बाहर गार्डन को ठीक करने लगती है। तब उसके पीछे पीछे डिटेक्ट भी आता है। फिर इन्हें महसूस होता है कि इनका पूरा का पूरा गार्डन तबाह हो चुका है। एल्बा कहती है कि हम सुबह होते होते यहाँ से निकल जाएंगे बार्सिलोना के लिए। सुबह होने के बाद वो फोन में सारी बातें रिकॉर्ड करती है। तभी डिटेक्ट यहाँ पर ट्रैक्टर को लेकर आ जाता है जिसे अब उसने ठीक कर दिया है। एल्बा इस चीज को देख कर के बहुत खुश हो जाती है और डिटेक्ट को गले से लगा लेती है। ये दोनों ट्रैक्टर में बैठे हैं और निकल पड़ते हैं बार्सिलोना के लिए। कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही डिटेक्ट जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है और एल्बा बार बार अपने पिता को कॉल करती है कि वो कहीं भी हो तो इनकी आवाज सुन ले, लेकिन दारा अपना फोन नहीं उठाता। तब निराश हो जाती है एल्बा और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब उसके पिता जिंदा नहीं है और उन्हें अब नहीं ढूंढना चाहिए। डिटेक्ट
डिटेक्टिव उसे समझाता है कि इतनी जल्दी हमें हार नहीं मानना है, हम उन्हें ढूंढते रहेंगे। फिर ऐसे ही ये लोग पूरे शहर में घूमते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग आते हैं बार्सिलोना के स्टेडियम में और अंदर दाखिल हो जाते हैं। डिटेक्टिव पूरे स्टेडियम को देखता है जो अब पूरे तरीके से तबाह हो गया है। वो फुटबॉल निकाल करके खेलने लगता है। तब एल्वा ऑडियंस में बैठ कर के उसके लिए चीयर करती है। डिटेक्टिव अपने पहले गोल को मारने जाता है। तब एल्वा कहती है कि मैं इस चीज को रिकॉर्ड करूंगी। वो जैसे ही गोल मारता है एल्वा रिकॉर्ड कर लेती है और डिटेक्टिव सेलिब्रेट करने लगता है अपने टी शर्ट को ऊपर करके। तब एल्वा बड़े ही ध्यान से उसके बॉडी को देखती है और आकर्षित होने लगती है। एक वक्त के बाद उसका फोन नीचे गिर जाता है। ये दोनों करीब आने लगते हैं लेकिन इनके बीच कुछ हो पाता उससे पहले एल्वा दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फोन उठा करके ये लोग वापस आ जाते हैं। रात होने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तब एल्वा बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये आकर्षण क्या है, हम दोनों इससे नहीं भाग सकते, हम जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है हमारे लिए। इतना कहने के बाद डिटेक्टिव को किस करती है। तब ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद इनकी जिंदगी बदल जाती है। अब ये हमेशा खुश रहते हैं और एक साथ रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है ये लोग समुद्र के किनारे एक घर बनाते हैं और जरूरत की सारी चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं। तब एल्वा एक दिन डिटेक्टिव को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। डिटेक्टिव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एल्वा लाइब्रेरी से सारी किताबें लाती है ताकि उसे पता लग सके कि डिलीवरी कैसे करना है और बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। डिटेक्टिव एक एक करके खिलौने लाने लगता है अपने होने वाले बच्चों के लिए। एक रात जब एल्वा अपने पिता के नोट्स को देख रही होती है तभी उसके पेट में दर्द महसूस होता है। एल्वा यहाँ से निकल कर के जाती है डिटेक्टिव के पास और बताती है कि मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है। तब डिटेक्टिव भी तैयार हो जाता है। वो उसे आराम से लिटा देता है और ये दोनों मिल करके डिलीवरी करते हैं। एल्वा को एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम ये लोग काई रखते हैं। इसके पैदा होने के बाद ये लोग बहुत खुश हैं। दिन रात ये लोग इसके साथ ही रहते हैं और ध्यान रखते हैं इसका। तभी एक दिन एल्वा समंदर में एक बोट को देखती है। बोट देख करके वो चिल्लाने लगती है। उसे लगता है शायद समंदर में कोई है। वो डिटेक्टिव को भी बुलाती है लेकिन समंदर की तरफ देखने के बाद डिटेक्टिव कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों कंप्लीट हैं एक साथ। मगर एल्वा नहीं मानती। उसे लगता है कि शायद बोट में उसके पिता है। तभी उसकी नजर पड़ती है समुद्र के किनारे। वो एक आदमी को देखती है। उसे लगता है कि यह दारा है। भागती हुई जाती है उस आदमी के पास मगर यह दारा नहीं होता। फिर भी ये लोग उसे उठा करके लाते हैं घर पर। थोड़े समय के बाद इस आदमी को होश आ जाता है। इसका नाम सर्गी होता है। सर्गी बात करता है इन दोनों से। कहता है कि मैं तुम लोगों को देखने के बाद बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं अकेला ही इंसान जिंदा बचा हूँ। मैं एक आइलैंड पर रहता था। जब भी मौका मिलता था मैं बोट को लेकर लोगों को ढूंढने निकल जाता था। आज मेरा ढूंढना सफल हो गया। मैं अपने बोट पर वापस जा सकता हूँ। इन बातों को सुनकर एल्वा कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो लेकिन डिटेक्टिव को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो कुछ भी नहीं बोलता। सर्गी भी ये बात समझ जाता है। वो कहता है कि मैं बोट पर ठीक हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जाते समय वो इन दोनों से कहता है कि मैं कितने समय के बाद इंसानों से मिला हूँ इसलिए मैं गले मिलना चाहता हूँ। क्या मैं तुम दोनों से गले मिल सकता हूँ? तब ये लोग उससे गले मिलते हैं। गले मिलते समय वो फूट फूट के रोने लगता है। तब ये लोग उसे यहीं पर रख लेते हैं। वो इन्हें तरह तरह की चीजें सिखाता है क्योंकि सर्गी की सर्वाइविंग स्किल बहुत अच्छी है। डिटेक्टिव उससे बहुत सारी चीजें सीखता है लेकिन जब भी सर्गी एल्वा के करीब जाता है ये बात डिटेक्टिव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन जब एल्वा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तब सर्गी उसे छुप करके देखता है। डिटेक्टिव उसे जाकर के पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? सर्गी कहता है कि बस मैं एल्वा को ऑब्जर्व कर रहा था, मैं उसके लिए हनी लेकर आया हूँ। वो बच्चे को दिन भर दूध पिलाती है, इससे उसे बहुत दर्द होता होगा, यानी ये हनी इसके लिए अच्छा है। वो एल्वा को हनी दे देता है। तब एल्वा उसका शुक्र अदा करती है लेकिन अब डिटेक्टिव बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है तुम्हारा बोट अब तैयार हो चुका है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। यह बात सर्गी को अच्छी नहीं लगती। फिर भी वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तब एल्वा उसे रोकने की कोशिश करती है। सर्गी कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे बोट पर चलो, मेरी तरफ से शुक्र अदा होगा तुम लोगों के लिए। तुम लोगों ने अपने घर पर मुझे इतने दिन रखा है, मैं तुम्हें बोट पर रखना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तब एल्वा मान जाती है। ये दोनों बोट पर चले जाते हैं पार्टी करने के लिए। सर्गी कहता है कि रात में यहीं रुक जाओ, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। डिटेक्टिव को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर भी वो रुक जाते हैं। रात होते ही सर्गी प्रोजेक्ट पर फिल्म चलाता है। फिल्म को देखने के बाद एल्वा चकाचौंध हो जाती है। बहुत सालों के बाद उसने फिल्म देखी है। फिल्म देखते देखते ये लोग सो जाते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले डिटेक्टिव की आंख खुलती है। वो देखता है कि घर से वो लोग बहुत दूर आ गए हैं। वो समझ जाता है कि सर्गी उनके साथ घपला कर रहा है। वो एल्वा को उठाने जाता है तभी सर्गी हमला कर देता है। फिर डिटेक्टिव गिर जाता है समुद्र में। यह आवाज सुनने के बाद एल्वा भी जाग जाती है और देखती है कि डिटेक्टिव पानी में गिर गया है तो वो भी उसके पीछे कूद जाती है उसे बचाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो उसे पानी से ऊपर लेकर आती है। तब देखती है कि सर्गी यहाँ से जा चुका है काय को लेकर। ये दोनों घर वापस चले आते हैं लेकिन अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। डिटेक्टिव इन लोगों ने अपने बच्चे को खो दिया है, इन्हें ये बात
भी पता नहीं कि सर्गी उनके बच्चे को लेकर कहाँ गया होगा। अब ये लोग पता लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर सर्गी कौन से आइलैंड पर रहता है और डिटेक्टिव बोट को ठीक करता है। इनके पास एक बोट पड़ी हुई थी। तभी एल्वा को याद आता है कि आदमी अपने साथ शहद लेकर के आया था। ये लोग ऐसे आइलैंड के बारे में पता लगाने लगते हैं कि जहाँ पर ज्यादा शहद होती है। ये सारी बॉटनिकल बुक्स को पढ़ने लगते हैं। फाइनली इन्हें पता लग जाता है आइलैंड के बारे में। तब अपने बच्चे को वापस लाने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। बहुत दिन के बाद ये लोग पहुँचते हैं आइलैंड पर। डिटेक्टिव अपने साथ एक बंदूक लेकर के आया है आइलैंड में दाखिल होते ही इन्हें काय के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब ये दोनों दौड़ने लगते हैं। नजदीक आकर के ये दोनों रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि इनका बच्चा कहाँ पर होगा। तभी इनकी नजर पड़ती है सर्गे पर। एल्वा बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो डिटेक्टिव को कहती है कि इसे मार दो। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे लगता है यह आदमी अकेला नहीं है यहाँ पर, अगर हमने इसे मारा तो खतरा बढ़ जाएगा। पहले हमें सारी चीजें देखनी चाहिए। वो लोग देखते हैं कि सर्गी जा रहा है अपने फार्म की तरफ। डिटेक्टिव कहता है कि मैं सर्गी के पीछे जाता हूँ। वो एल्वा को भेज देता है काई के पास। एल्वा पहुँचती है। जैसे ही काई के पास वो देखती है कि उसे पिंजरे में बंद करके रखा है। वो पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती। वो अगल बगल में चाबी ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ऐसे ही खड़ा है। तब उसके पास एल्वा आती है और कहती है कि हमारे बच्चे को उसने पिंजरे में बंद कर रखा है। डिटेक्टिव कहता है कि ये बंदूक लेकर के तुम यहीं खड़ी रहो और ध्यान रखो सर्गे का। मैं जाता हूँ काई के पास उसे बाहर निकालने के लिए। डिटेक्टिव जाता है और एल्वा वहीं खड़ी रहती है। लेकिन जब उसे काय के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है तब वो वापस मुड़ जाती है। इसी समय सर्गे इसे पकड़ लेता है। तब यहाँ पर डिटेक्टिव आता है। वो देखता है कि सर्गे ने बंदूक तान रखी है एल्वा पर। सर्गे जैसा कहता है अब एल्वा वैसे ही करती है। सर्गे इन दोनों को बांध देता है। वो डिटेक्टिव को कहता है मैं तुम दोनों के साथ अच्छे से रहना चाहता था लेकिन तुमने कुछ ऐसा कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। एल्वा कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो तब हम लोग एक साथ रह सकते हैं। सर्गी रुक जाता है और वो आजाद कर देता है एल्वा को और एल्वा को लेकर के जाता है नीचे। वो एल्वा को कहता है कि तुम्हें बार बार बच्चे को रुलाना पड़ेगा जब भी मैं कहूँ। जब वो रोता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं कोई मधुर संगीत सुन रहा हूँ। इतना कहते ही वह चाबी दे देता है एल्वा को। तब वो काय को दूध पिलाने लगती है। सर्गे घूर करके देखता है एल्वा को। यह बात एल्वा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तब सर्गे चला आता है ऊपर। तभी एल्वा काय को लेकर के भागने लगती है। सर्गे इस चीज को देख लेता है मगर वो एल्वा के पीछे नहीं भागता। वो टॉर्चर करना शुरू करता है डिटेक्टिव को। तब एल्वा रुक जाती है। तब सर्गे आता है एल्वा के पीछे। उसे जल्दी ही बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज की तरफ भागता है। जब वो आवाज के पास पहुंचता है तब देखता है कि एल्वा ने उसे चकमा दिया है। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग बजा करके रखी थी। सर्गे भाग करके वापस आने लगता है। तभी हम एल्वा को देखते हैं जो डिटेक्टिव के पास वापस आ चुकी है और उसे छुड़ा रही है। तब डिटेक्टिव कहता है कि वो चाकू मुझे दो। तभी यहाँ पर सर्गे आ जाता है। एल्वा उसे कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करूंगी। लेकिन अब सर्गे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वह एल्वा को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इतना कहते ही वह उसके पैर में गोली मार देता है। तब तक डिटेक्टिव ने अपने आप को आजाद कर लिया होता है। वो पीछे आकर के स्टेप कर देता है सर्गे को। तब सर्गे उसे लड़ने लगता है। एल्वा बंदूक उठा करके धमकी देती है सर्गे को मगर सर्गे उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है। यहाँ दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद डिटेक्टिव एक औजार से हमला करता है सर्गे पर। तब सर्गे उसे गोली मार देता है लेकिन सर्गे भी घायल हो जाता है। डिटेक्टिव ने उसे इतनी जोर से मारा है कि सर्गे की मौत हो जाती है। घायल हालत में जाता है काय के पास और उसे आखिरी बार गले से लगाता है। तभी यहाँ पर एल्वा आ जाती है और डिटेक्टिव गिर जाता है नीचे। एल्वा उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन डिटेक्टिव अपना दम तोड़ देता है। तब एल्वा फूट फूट के रोने लगती है। जैसे ही रात होता है एल्वा डिटेक्टिव की लाश को बहा देती है समंदर में और अपने बच्चे को लेकर के आ जाती है वापस। समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने कई साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। हम काय को देखते हैं जो बड़ा हो गया है। वो अपने पूरे घर में फुटबॉल खेलते रहता है। तब एल्वा उसके पास आती है और फोन में उसके पिता को दिखाती है। अपने पिता को देखने के बाद काय बहुत खुश है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।